सीलमपुर में शादी से युवती ने किया इनकार तो घर में घुसकर युवक ने रेता गला, खून से लथपथ हालत में छोड़कर आरोपी फरार। उस्मानपुर में गोलीबारी की घटना आई सामने, 7 राउंड गोलियों से दहला इलाका, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। वेलकम पुलिस ने इरफान छेनू गिरोह गोलीबारी की घटना आई सामने, गिरफ्तार शूटर से पुलिस कर रही पूछताछ। साइबर सेल ने फर्जी कॉल सेंटर का मधु विहार में किया पर्दाफाश, पुलिस ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। लोन देने के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे की करते थे मांग। कोरोना नियमों का करे सख्ती से पालन, राजीव गांधी के डॉक्टर जैन ने कहा ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, 3 से 4 दिन में ठीक हो रहे मरीज। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाला, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीलमपुर में एक युवती को शादी से इनकार करना भारी पड़ गया। इससे नाराज होकर युवक ने घर में घुसकर युवती का गला रेत दिया, खून से लथपथ हालत में उसे छोड़कर भाग गया। घायल हालत में शबीला को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दें कि पीड़िता अपने परिवार के साथ सीलमपुर में रहती है। कुछ महीने पहले घर वालों ने उनका रिश्ता राजा नाम के युवक से करवा दिया था। इस बीच उन्हें पता चला कि युवक शराब पीने का आदी है, उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि युवक किसी भी हाल में युवती से शादी करना चाह रहा था। उसने युवती को परेशान करना शुरू किया। सोमवार को युवती अपने घर में अकेली थी, तभी युवक उसके घर में घुस गया और उसके साथ में गाली गलौज की और मारपीट की और साथ ही उस पर हमला भी किया। दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र के जगजीत नगर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यह घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही। एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जहां शुरुआती जांच में हवा में गोली चलाई जाने की बात सामने आई। जगजीत नगर की मस्जिद के पास मंगलवार शाम एक के बाद एक 7 राउंड की गोलियां चलने के बाद में अफरा तफरी इलाके में मच गई। गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में गोली के 7 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। ड्राई फ्रूट्स की दुकान चलाने वाले 40 साल के जुबेर की सोमवार रात 10 बजे अनस, आतिफ और वासिफ नाम के 3 युवकों से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। उस वक्त तो तीनों युवक वहां से चले गए थे, लेकिन मंगलवार शाम युवकों ने जुबेर की दुकान पर पहुंचकर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पता लगा कि यहाँ पे फायरिंग करती है, कम से कम 25-30 फायर सुनने में आया कर रहे हैं इन्होंने। कौन लोग थे ये हमारे अनस है, मामू का लड़का है, और क्या नाम है, बासिफ है। पता लगा है कि थोड़े दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। एक ही परिवार के लोग हैं और आपस में कुछ कहासुनी किसी बात को लेके हो गई थी। एक ही समुदाय के लोग हैं और थैंकफुली चोट किसी को नहीं लगी है। आइडेंटिफाइड है, कोशिश कर रहे हैं रात भर में। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम से इरफान छेनू गिरोह से जुड़े एक खूंखार शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शार्प शूटर की पहचान इमरान उर्फ रिजवान के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि इमरान कथित तौर पर इरफान छेनू उर्फ छेनू पहलवान गिरोह का सक्रिय सहयोगी था। दिल्ली पुलिस ने भी एक बयान में कहा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक टीम ने इरफान छेनू गिरोह के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। इस गिरोह को छेनू पहलवान गिरोह के नाम से जाना जाता है, जो एक अत्याधुनिक अर्ध स्वचालित पिस्तौल से लैस है, जिसमें 8 जिंदा कारतूस भी भरे हुए थे। साथ ही एएसआई राजीव त्यागी और एएसआई राजीव और एएसआई राजदीप और हेड कांस्टेबल नितिन और कांस्टेबल जगदीश को मिलाकर एक पुलिस टीम गठित की गई है। टीम इंस्पेक्टर हरीश चंद्र की निगरानी भी की थी। और साथ ही आपको बता दें कि टीम ने बाद में संदिग्ध स्थान पर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर के माध्यम से निर्दोष पीड़ितों को अपमानजनक संदेश भेजकर और नग्न तस्वीरें भेजकर उससे जबरन वसूली करता था। कर्ज की रकम चुकाने के बाद भी पीड़ितों से बड़ी रकम वसूल की जाती थी। डीसीपी अमृता ने बताया कि यह फर्जी कॉल सेंटर एक घर में चल रहा था, जिसकी पुलिस को एक शिकायत मिली थी और चाइनीज वैन ऐप द्वारा लोन देने के बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे एक्स्ट्रा पैसे की मांग की जाती थी।
और लोन लेने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल के साथ साथ असली फोटो भी भेजते थे। पूर्वी दिल्ली के साइबर सेल को जब इसकी कंप्लेंट मिली तो उसके बाद उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की। तारीख की रात को हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक इलीगल कॉल सेंटर काम कर रहा है मधु विहार के एरिया में। ये चल रहा था B37 फर्स्ट और थर्ड फ्लोर्स ऑफ पांडव नगर के एरिया में, मधु विहार के एरिया में। तो उसी टाइम हमारे टीम अलर्ट हो गई और हमने अपने टीम बना लिया था और इस पे रेड किया था। 30 तारीख की रात की बात है। तो उसमें हमने देखा है कि कॉल सेंटर तो चल रही थी और कॉल सेंटर में हमें कई ज़्यादा एम्प्लॉइज़ वहाँ पे थे जिन्होंने थोड़ा सा इलीगल काम करते हुए नज़र आए। हमने थोड़ा सा उस पर और गौर किया तो उसमें से हमें पता चला है कि ये लोग अपने विक्टिम्स के ऊपर, जो क्लाइंट्स बोल सकते हैं या विक्टिम्स है, उनको एक्सटॉर्ट कर रहे थे पैसों के लिए और उनको ये डेरोगेटरी मैसेजेस भेज रहे थे, गलत तरीके से ऑब्सीन मैसेजेस भेज रहे थे और न्यूड पिक्चर्स भेज के इनसे पैसे मांग रहे थे और एक्सटॉर्ट कर रहे थे। कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा। लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर हमने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के पूर्व नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन से बात की। आपको बता दें कि डॉक्टर अजीत जैन ने बताया कि भारत में जब से कोरोना का पहला केस पाया गया 3 वेरिएंट आए हैं। ये तीसरे वेरिएंट का ही एक सिम्टम्स है। आपको बता दें कि जो केस इस तरह से भारत में पाए जा रहे हैं ये लोगों में तेजी से फैल रहा। हालांकि इससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भारत में और दिल्ली में सिचुएशन नहीं आई है कि जिससे पैनिक हो सके, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना को देखते हुए लोगों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देना है और ये वायरस लगभग 3 से 4 दिन तक रहता है, जिसके लक्षण हैं गले में दर्द रहना, बुखार और नज़ला देखे गए हैं। ये जो लास्ट वेव थी ओमाइक्रॉन, वही वेरिएंट अभी तक चल रहा है, उसके सब वेरिएंट आ रहे हैं। तो इस वक्त जो आप पूछ रहे हैं कि हमारे कौन सा कोविड का चल रहा है, ये बेसिकली इसी ओमाइक्रॉन का जो लास्ट वेव थी, थर्ड वेव जो मिक्स वेव थी, उसी ओमाइक्रॉन के डिसेंडेंट हैं ये। अगर आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट डेटा है 500 समथिंग केसेज यहाँ रिपोर्ट हुए हैं और 4000 साढ़े 4000 के बीच में 4300-400 केस पूरे कंट्री में रिपोर्ट हुए हैं इस वेरिएंट के। और इस वेरिएंट का जो हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उसमें लगभग 48% केसेस आए हमारे यहाँ, बचे हुए का और करना। वी आर नॉट हैविंग इनफ डेटा टू कंक्लूड। तो ये जो दोनों वेरिएंट हैं वहाँ का और यहाँ का, ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग है। ये जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको इवेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज एट स्पाइक प्रोटीन। लक्षण अभी तक जो देखे गए हैं, सॉर थ्रोट, गला खराब होना, कॉमन कोल्ड, नाक चौक होना, माइल्जिया, बॉडी में दर्द होना, फीवर, एंड जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा कर सकता है ये, बट अदरवाइज ये माइल्ड फीवर और इस सिम्टोमेटोलॉजी के साथ में 3 से 4 दिन रह रहा है ये और उसके बाद चले जा रहा है। बट जो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिनको हार्ट की बीमारी पहले से है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, या COPD है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या कैंसर है, या इम्यूनोथेरेपी पे है, उन पेशेंट को ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो वहीं निगम के कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला, साथ ही पेंशन धारकों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। CCN के रिपोर्टर अमन ने कर्मचारियों से बात की। उनका कहना है कि निगम में कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा, बार बार वेतन के लिए हड़ताल और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। निगम में एक मेयर होने पर भी कर्मचारियों के हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा। लगातार यही हाल जो है वो निगम में बना हुआ है। कर्मचारियों ने कहा कि घर के खर्चे उधार लेकर चलाते हैं, समय पर वेतन नहीं मिल रहा, बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं है और साथ ही निगम के अधिकारी और नेता इस पर ध्यान भी नहीं देते। देखिए, बजट से तो हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा है। दूसरे महीने की तनख्वाह और ड्यू हो गई है और आज 31 तारीख हो गई है, तनख्वाह फरवरी तक की अभी तक नहीं आई है। कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। हम डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, डिपार्टमेंट बिल्कुल आंखें मूंछ से बैठा है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय केजरीवाल साहब को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने कहा था कि हमारी सरकार लाओ, अब आपकी सरकार ला दी है। आपके जो वादे थे, ठेकेदारी प्रथा बंद करूँगा, कच्चों से पक्का करूँगा, समय पर सैलरी दूंगा, तो अब अपने वादों पर खरे उतरे ना जी।
तो ये तो पूंजीपति की सरकार बन चुकी है और ये केजरीवाल कुछ करके राजी नहीं है। अब ये चाहता है कि दिल्ली तराई तराई हो, क्योंकि हम लोगों को रोडों पर उतरना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन रखने पड़ेंगे। इसके खिलाफ हमें काले झंडे, काले पोस्टर निकालने होंगे। वेतन की समस्या तो एमसीडी के अंदर चलती रहती है और कारण क्या है, हमारे जो अधिकारी जानबूझ के ब्याज खाने के लिए जो सरकार बजट देती है सैलरी के लिए, ये जानबूझ के रोकते हैं उनको। हमारे साहब एसी साहब जानबूझ के रोकते हैं। तो सर समस्या बहुत ज़्यादा है, सैलरी की भी समस्या है, परमानेंट की समस्या है, वर्दी की समस्या है, हमें वर्दी नहीं मिल दे रही आजकल, ये बहुत सारी समस्या है एमसीडी के अंदर। लेकिन क्या करें, हम रोज़ चिट्ठी भी लिखते हैं, डीसी साहब से मीटिंग मांगते हैं कर्मचारियों के, भाई कोई विचार विमर्श किया जाए, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। द्वारका वकील हत्या मामले में प्रदर्शन का असर आज भी पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में देखने को मिल रहा। यहाँ लोग काफी परेशान हैं। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब वकीलों से बात की, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर फिर भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो इसे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करेंगे। और एक वकील का कहना है कि सिक्योरिटी राम भरोसे है, कोई वारदात होती है तो दिल्ली पुलिस हरकत में आती है। जब एक वकील ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। वकीलों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट को लागू कर दिया है, बस अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार ये एक्ट कब लागू करती है या फिर इस पर क्या फैसला लेती है। हम चाहते हैं कि हमारे वकील भाई सुरक्षित रहे और इसलिए हमेशा डिमांड करते रहेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की। राजस्थान में पास कर दिया गया है, हम चाहेंगे दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में पास होना चाहिए। ये तो हम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से तो डिमांड करी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड करेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए। कमेटी के द्वारा वो ठीक है कि एक प्रेशर बनाना है, लेकिन मेरी एक सलाह ये भी है कि इस प्रेशर के साथ साथ आप एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दें, लॉ मिनिस्टर से मिलें और इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कराएं और उसको पास कराएं। सबसे पहले ये तो बहुत ही ज़रूरी है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आया हो तो इस तरीके से हमारे को कभी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इतनी सिक्योरिटी अगर हमारी इतनी हो, अगर आपकी जगह कोई और आदमी अगर आ जाए इसी तरीके से और मुझे किसी भी तरीके का हार्म करके चला जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के कितने बंदोबस्त बढ़िया तरीके से पुलिस ने कर रखे हैं। तो इसलिए दिल्ली पुलिस को ये सोचना होगा कि एडवोकेट्स की सुरक्षा अगर नहीं रहेगी तो कानून व्यवस्था को ही नुकसान है और दिल्ली गवर्नमेंट को ही नुकसान है। और स्ट्राइक अभी आगे भी चलनी चाहिए अगर डिमांड पूरी नहीं होती। और अगर फिर भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो मुझे लगता है कि हमें भी मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालनी चाहिए। ये स्ट्राइक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारे जजेस, वकील भाई अभी सुरक्षा नहीं है। हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया जा रहा है। हमारी सुरक्षा का पुलिस को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। रोज दिन दहाड़े रोहिणी कोर्ट, द्वारका, सब जगह ये रोज एडवोकेट मर्डर, उन पे जजेस पे कोई भी लिटिगेंसी नहीं है, कुछ भी हमारे फेवर में अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं आया है। तो अभी हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। दिल्ली में लोग अब 24 घंटे खरीदारी कर सकेंगे। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने दिल्ली में 55 और ई-कॉमर्स और रिटेल आउटलेट्स खोलने को मंजूरी दी है। इस फैसले पर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई ने स्वागत भी किया है। सीटीआई का कहना है कि इसमें नाइट शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन और कारोबार भी तरक्की होगी। और एक और इस खबर को लेकर उत्साह है तो दूसरी तरफ दुकानदार और लोगों में इसे लेकर आशंकाएं भी बनी हुई हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने दुकानदारों और लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि 24 घंटे दुकानें खुलने से फायदा है, लेकिन ये क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ जाएगा। एक ग्राहक ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं रात को शॉपिंग करने जाएंगी तो पहले सरकार को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो, ये हमारे हिसाब से दुकानदारी के हिसाब से तो गलत है। एक तो दुकानदार के लिए सेफ नहीं है और जो है कि कस्टमर के लिए तो और भी खतरनाक है। रात को किसी टाइम भी कोई वारदात हो जाए तो उसमें कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट तो अपना जो है कि अपना जीएसटी लेके अपना इनकम करके वो तो खुश हो जाएगी गवर्नमेंट। पब्लिक के लिए कितना नुकसान होगा? देखिए, जहाँ बड़ी मार्केटें हैं, सेंट्रल मार्केटें हैं, वहाँ तो मुझे लगता है शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, पर छोटी रिटेल मार्केट में रात को कितना कस्टमर आएगा, जो खर्चा पड़ेगा पूरी रात का, लेबर का भी, अपना भी और बिजली पानी का भी, शायद वो भी ना निकल पाए। अपना जो ये टाइमिंग है सुबह से शाम तक का या 7-8 बजे तक, वो ठीक है अपना। हाँ, शॉपिंग करके लेडीज़ अपना टाइम से घर पहुंच जाएं अपना, वो ज़्यादा बढ़िया है ताकि कोई दिक्कत ना आए, दिन में पहुंच जाएं अपना घर पे। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ये रात का समय।
8-9 बजे के बाद तो वैसे भी सुरक्षित नहीं होना चाहिए। हम तो वैसे भी नाइट में नहीं आएंगे, चाहे 24 घंटे लगेगा भी, तब भी नाइट में हम नहीं आएंगे, डे में ही शॉपिंग करेंगे। हाँ जी, सुबह जल्दी खुल जाए, हाँ ये सही है। पूर्व दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर में साफ सफाई की जा रही, साथ ही मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ज्वालानगर के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही। सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और साथ ही हनुमान चालीसा करने के बाद में मंदिरों में भव्य भंडारा भी किया जाएगा। जगह जगह मंदिरों में तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर में भी हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। भक्तों में बड़ा उत्साह है, इस दिन का बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी भक्तों की रक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार की विपत्ति हम पर आ रही है, कोई भी समस्या है, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें या सुंदरकांड का पाठ करने लग जाएं तो बहुत जल्दी वो समस्याएं दूर होती हैं। ओम हुम हनुमते नमः हनुमान जी का बीज मंत्र है। पूरे दिन आप सुबह से लेकर रात तक इस मंत्र का जाप करें। दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट पहनकर यात्रा करने वाली लड़की के ड्रेस पर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस चल रही। वहीं इसी मसले पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि मेट्रो में सफर करने वाली महिलाओं से आज के दौर को देखते हुए सभी शॉर्ट्स कपड़े पहन रही हैं, लेकिन लड़कियां भूल जाती हैं कि इतने शॉर्ट कपड़े पहनना उन्हें शोभा नहीं देता। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी या फिर मशहूर होने के लिए लड़कियां करती हैं। पब्लिक प्लेसेस में इस तरह के रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहीं, अपना वो लिमिट पार नहीं करना चाहिए उसको, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो अपना ही ड्रेस पहनना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे अच्छा नहीं लगता। कैसे कुछ भी पहने, लेकिन छोटा नहीं पहने, वो बड़ा पहने, ज़्यादा एक्सपोजिंग कपड़े नहीं पहने। जी, क्या है? देखो, ये डिपेंड करता है उनकी अपनी वैल्यूज़ पे। कपड़ा वो किस तरह से पहनते हैं वो डिपेंड करता है किस फैमिली से आ रही है, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं। दैट डिपेंड्स ऑल दी। हाय, मेरा नाम आयुषी जैन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक प्रमोशन के लिए था। जैसे कि बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे लोग ये सब करके फेमस हो रहे हैं, तो पब्लिक प्लेस में ऐसे कपड़े पहनना नहीं सही है। आप शॉर्ट कपड़े पहनिए, कोई बात नहीं, मैं उसके एकदम हक में हूँ कि हम स्कर्ट्स पहन सकते हैं, जो हम चाहे वो पहन सकते हैं, पर वो शॉर्ट कपड़े नहीं थे। वो बिल्कुल भी एक गर्ल कंफर्टेबल नहीं फील करे। वो ऐसा लग रहा था फटे हुए कपड़े हैं या वो किसी प्रॉब्लम से निकल के आई है। मतलब वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, दिमाग में वो चलता रहे। अगर मैं भी उस सीन को देखती तो बहुत डिस्टर्बिंग लगता। हाँ, ऐसी चीज़ें करना नहीं सही है। शॉर्ट कपड़े पहनो, पर ऐसा मत करो कि लोग डिस्टर्ब। आप देखो, हर तरीके के यहाँ लोग हैं। ये कोई बाहर की कंट्री नहीं है। बाहर की कंट्री में भी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा ऐसा। यहाँ मेट्रो में जो होता है ना, वो बहुत गलत होता है। और भी इस तरीके के और भी बहुत सारे होते हैं। लड़का लड़की खड़े होते हैं, हक कर ले होते हैं, सामने सब खड़े होते हैं, फैमिली होती है, तो बहुत बुरा लगता है। कपड़े तो सब अपने अकॉर्डिंग ही पहनते हैं, बट फिर भी हो सकता, मतलब जैसे हम लोग कोई पब्लिक एरिया में जा रहे हैं तो मतलब पहन सकते हैं। ये नहीं कि आजकल के टाइम में वैसे शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा भी नहीं पहनना चाहिए जो मतलब पब्लिक एरिया में थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील ना करे। देखिए, लड़कियों के कपड़े गलत नहीं है, पर जगह गलत होती है। हमें ये चूज़ करना चाहिए कि हमें किस तरीके के कपड़े कहाँ पे पहनने हैं। अगर वो शॉर्ट कपड़े पहनी है, अगर वो पार्टी मोड है कि आप पूल पार्टी कर रहे हो तो वहाँ पे तो ओके है, बट मेट्रो जो है वो एक सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे हर तरीके के लोग जाते हैं, तो इस तरीके के कपड़े बीइंग अ फीमेल मेरे अकॉर्डिंग भी अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे हम अंग प्रदर्शन नहीं करने गए, वहाँ पे हर तरीके की सोच के लोग होते हैं। कल को कोई हादसा हो तो फिर हम मर्द जात पे ब्लेम करेंगे उन्हें। ये एक तरीके से भड़कावा देने वाली ही बात है। ताहिरपुर स्थित कुष्ठ कॉलोनी में करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर लगी 2 जर्जर पानी की टंकी कभी भी जानलेवा हो सकती हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने भी लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि कुछ महीने पहले ही यहां पर लोहे का बड़ा हिस्सा गिरा था। यहां टंकी पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है, जिसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ के निवासी और सोशल वर्कर सागर कुमार ने भी बताया कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। छोटे बच्चे भी यहाँ पर आकर खेलते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कई सालों से जर्जर हालत में, कई बार डिपार्टमेंट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ये जगह भी उन्हीं की है और ये बनाया भी उन्हीं के माध्यम से गया। 7-8 साल पहले ये बन चुका है और ख़राब हो चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन हम डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बदले रिकंस्ट्रक्शन नहीं करा, नया बनाया नहीं, और ये टूट के आज ये लोहे इसके पार्ट्स गिरते रहते हैं। एक रेजिडेंशियल पर्पस है, यहाँ पर लोग रहते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं यहाँ पर, ये किसी भी टाइम गिर जाते हैं। इसमें से लोहे के पार्ट्स जो हैं टूट के गिरते रहते हैं।
और ये डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी डिपार्टमेंट ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं कि लोग जा रहे हैं और यहाँ से लोहे टूट टूट के गिर चुके हैं। बहुत हालत ख़राब है इनका। ये तो बहुत दिन से ऐसे बच्चा कच्चा तो बहुत खेलते रहता है, एक कप गिर जाए कोई ठीक नहीं है, समझ गए ना। इसके लिए तो बहुत बार एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन एप्लीकेशन का कोई केयर भी नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। सरकार से मांग करना है हमको, तो पहले इसको हटाएगा तो उनसे मैं मांग कर लेगा इसमें क्या करना नहीं करना। इनको हटाना जरूरी है, बहुत रिस्क का बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।